हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक उपन्यास लेकर के आया हूं और जो हमारे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो सिलेबस हैं उसमें 3 उपन्यास पढ़ना है। हम लोगों ने 2 उपन्यास को देखा है, गोदान को देख लिया, मैला आंचल देख लिया। उसके साथ एक उपन्यास है राग दरबारी, जो श्री लाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो आज मैं उसी से संबंधित एक वीडियो लाया हूँ जिसमें हम लोग लेखक जो हैं उपन्यास के श्री लाल शुक्ल, उनके बारे में कुछ जानेंगे और उपन्यास किस तरह का है, उसमें क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ पात्र के बारे में मैं आज बताऊंगा और डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पात्र परिचय में देखेंगे और उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हम लोग देखेंगे एक साथ में। तो आज का वीडियो छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैं बताऊंगा किस तरह का वो क्वेश्चन होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आज का पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स आज चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है राग दरबारी हम लोग को उपन्यास पढ़ना है, सिलेबस में है। और वह किनके द्वारा लिखा गया है तो श्री लाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। यह भी एक क्वेश्चन ही है, पूछा जा सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन कि राग दरबारी किनका लिखा हुआ उपन्यास है। तो याद रखिए श्री लाल शुक्ल का। कॉमन क्वेश्चन है, सभी को याद होगा, फिर भी याद रखिए। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वह जन्म से लिखा है। श्री लाल शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है 31 दिसंबर 1925। डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1925। और कहाँ हुआ था? तो अतरौली एक गांव है लखनऊ का, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा 31 दिसंबर 1925, अतरौली लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है श्री लाल शुक्ल के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता कौन है? तो पंडित ब्रजकिशोर शुक्ल। याद रखिएगा, पिता का नाम है पंडित ब्रजकिशोर शुक्ल। और ये अपने पिताजी के बारे में कुछ लिखते हैं, इनके बारे में लिखते हैं। श्री लाल शुक्ल अपने पिताजी के बारे में कुछ लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है श्री लाल शुक्ल अपने पिता के लिए लिखते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे पिता को निर्धनता, सदाचार और साहित्य तथा संगीत का संस्कार विरासत में मिला है। इनके दादाजी भी संगीत प्रेमी थे, साहित्य वो भी पढ़ते थे, लिखते थे। तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि मेरे पिता को निर्धनता, सदाचार और साहित्य तथा संगीत का संस्कार विरासत में मिला था। वह गरीब थे, निर्धनता मीन्स वह गरीब थे, पर उनके संस्कार, ये जो सदाचार है, साहित्य है, संगीत है, इसके कारण, पर उनके संस्कार गरीब के न थे। निर्धन तो थे लेकिन अगर ये सदाचार उनके पास है, साहित्य से संबंधित ज्ञान था, संगीत से संबंधित ज्ञान था, वह कसरत कुश्ती भी क्या करते थे, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वह गरीब थे पर उनके संस्कार गरीब के नहीं थे, न थे। याद रखिएगा, अपने पिता के बारे में श्री लाल शुक्ल बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इनके पढ़ाई से संबंधित है। श्री लाल शुक्ल जी ने स्नातक, ग्रेजुएट ये कब हुए हैं? तो 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। बहुत कम ही ऐसे ओपन लेखक हुए हैं जो सरकारी नौकरी में रहे हैं, और सरकारी नौकरी तो रहे आईएएस के पद पर भी रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर उसमें नौकरी करते हुए में, और सरकारी तंत्र में होते हुए ही ऐसा उपन्यास लिख रहे हैं जिसमें सरकारी तंत्र की ही बुराई की जा रही है। तो चलिए उसे देख लेते हैं। श्री लाल शुक्ल ने वर्ष 1949 में उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा से नौकरी शुरू की। इन्होंने उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा पास कर 1949 में नौकरी शुरू की और 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की सेवा से वह निवृत्त हुए, रिटायर हुए हैं। इसे याद रखिएगा इनके बारे में कि यह आईएएस के पद से भी रिटायर हुए हैं 1983 में। और
राज्य सिविल सेवा में यह 1949 में शुरू किए थे अपनी नौकरी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री लाल शुक्ल का विधिवत लेखन कार्य। ये पहले नहीं लिखते थे कि ये उपन्यास लिखेंगे या ऐसा कुछ, ये जब उपन्यास लिखने का सोचें तो वह कौन सा समय था और किस वर्ष शुरू किए। श्री लाल शुक्ल का विधिवत लेखन कार्य 1954 से शुरू होता है, ये 1954 से लिखना शुरू करते हैं। नौकरी में 1949 में आते हैं, उसे ये 5वें साल वो लिखना शुरू करते हैं। और जब ये 1954 में लिखना शुरू करते हैं तो पहला उपन्यास इनका कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका पहला उपन्यास, श्री लाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है, तो वह है सूनी घाट का सूरज। सूनी घाट का सूरज, और यह कब प्रकाशित हुआ है, 1957 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, श्री लाल शुक्ल का पहला व्यंग रचना कौन सा है। श्री लाल शुक्ल के द्वारा उपन्यास लिखा गया है, व्यंग रचनाएं लिखी गई है, निबंध भी लिखा गया है, आलोचनात्मक निबंध भी लिखा गया है। तो इस तरह से उनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। तो उनके द्वारा जो व्यंग रचना लिखा गया है, लगभग 15 के आसपास व्यंग रचना है, तो उनमें पहला व्यंग रचना कौन सा है, तो उसका नाम है अंगद का पाँव। पहला व्यंग रचना कौन सा है, अंगद का पाँव, और यह कब प्रकाशित हुआ है, 1958 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये और ये दोनों। पहला उपन्यास सूनी घाट का सूरज और पहला व्यंग रचना अंगद का पाँव। नीचे देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा है, श्री लाल शुक्ल के द्वारा कुल लिखे गए उपन्यास की संख्या कितनी है, तो 10। इनके द्वारा 10 उपन्यास लिखा गया है टोटल। याद रखिएगा 10 उपन्यास, कुल लिखे गए उपन्यासों की संख्या 10 है। नीचे देखिए, जो उपन्यास हम लोग को पढ़ना है राग दरबारी, उसी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट। राग दरबारी उपन्यास श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया तीसरा उपन्यास है। ये तीसरे नंबर पर लिखा गया उपन्यास है और काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। श्री लाल शुक्ल जी को तीसरा जो उपन्यास है राग दरबारी, काफ़ी प्रसिद्धि, काफ़ी नाम मिला और काफ़ी चर्चा में रहे। आगे हम लोग देखते हैं इससे, ये जो राग दरबारी उपन्यास है श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ, इसके जरिए इन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ है, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, हम लोग आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। छोटा वीडियो है और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, लेखक से संबंधित और उपन्यास की जानकारी से संबंधित। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये यहाँ जो पॉइंट आएंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, श्री लाल शुक्ल के द्वारा राग दरबारी उपन्यास का लेखन कार्य 1964 में शुरू किया गया। राग दरबारी का जो लिखना शुरू किया वो कब शुरू किए हैं, 1964 में, याद रखिएगा। और ये कब खत्म हुआ, इस पूरा लिखा कब गया, 1967 में। लिखना याद रखिएगा, लिखना शुरू हुआ है 1964 में और पूरा लिखा गया है 1967 में। 1964 से शुरू हुआ और 1967 में पूरा हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। इसी के साथ मैंने 2-4 और पॉइंट लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यह नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। उपन्यास राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। 1967 में तो उपन्यास पूरा लिखा गया, लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ, तो एक साल अगले साल ही 1968 में राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन हुआ। तो ये 3 डेट हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नीचे का पॉइंट देखते हैं। उपन्यास राग दरबारी के लिए श्री लाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये कब किया गया है, तो 1969 में। 68 में प्रकाशित हो गया था, 67 में पूरा लिखा गया और एक साल के बाद ये प्रकाशित हुआ 68 में, और एक साल के बाद 69 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार राग दरबारी के लिए दिया गया। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, बहुत जगह आप देखेंगे 1969 की जगह पर 1970 लिखा गया है, तो आप अच्छे से देखिएगा। 1969 सही है, कुछ जगह पर 1970 भी दिया गया है, तो आप याद रखिएगा 1969। नेक्स्ट देखिए,
राग दरबारी उपन्यास और अन्य उपन्यास जो इनके द्वारा लिखा गया है, तो इनके लेखन कार्य के लिए इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। तो वो कब दिया गया है? श्री लाल शुक्ल जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये कब किया गया है? 2008 में। डेट याद रखिएगा, पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया है? तो 2008 इसका आंसर है। नीचे देखिए, इंपॉर्टेंट है, श्री लाल शुक्ल जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया है? तो यह 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनेवें नंबर का था? तो ये 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में दिया गया। दोस्तों, इसके बारे में मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। इस वक्त मैं तैयारी कर रहा था और ये हम लोग याद करते थे इसे। 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री लाल शुक्ल जी को 2009 में दिया गया था। इसे ये मुझे याद आ रहा है अभी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इम्पोर्टेंट है ये जो ऊपर का जो 5-6 पॉइंट था वर्ष से रिलेटेड राग दरबारी का, ये पार्ट को अच्छे से देखिएगा, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। श्री लाल शुक्ल का निधन कब हुआ है? इनकी मृत्यु कब हुई है? तो 28 अक्टूबर 2011 को लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग राग दरबारी जो उपन्यास है, ये कैसा उपन्यास है, इसमें क्या है, मुख्य बातें क्या है, इनके पात्र का मैं नाम बताऊंगा कुछ का, जो मुख्य पात्र हैं। तो अब हम लोग उपन्यास से संबंधित कुछ बातें देखते हैं यहाँ पर कि उपन्यास किस तरह का है। तो पहला जो पॉइंट है उसे देखते हैं। राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जो स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण कथा, देखिए यहाँ पर भी राग दरबारी में भी लेखक के द्वारा स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण कथा को ही बताया जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने मैला आंचल उपन्यास देखा, वहाँ पर भी स्वतंत्रता के समय यानी पहले और स्वतंत्रता के बाद गांव था मेरीगंज, और गांव का ही दृश्य दिखाया गया। कथा जो वहाँ पर था वो मेरीगंज गांव का ही था कि वहाँ के लोग वहाँ पर क्या सोचते हैं, किस तरह से क्या करते हैं। राग दरबारी बिल्कुल वैसा ही है। राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जो स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण कथा को, ग्रामीण जनजीवन जो रहन सहन है उसको लेकर के, वहाँ की क्या राजनीतिक सोच है, क्या सामाजिक सोच है, आर्थिक सोच है, लोग किस तरह का सोचते हैं, उसी को माध्यम बनाकर ये लिखा गया है। तो स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण कथा के माध्यम से भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता, सरलता से, बहुत ही आसान तरीके से और निर्ममता से लेखक द्वारा जनमानस के सामने रखा गया है। गांव में लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, सोचने का तरीका, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें वो बिना मूल्यहीनता, उसका कुछ मूल्य ही नहीं समझते हैं वो लोग। तो इस तरह से जो लेखक के द्वारा रखा गया है, जो आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही सरल, मतलब आप पढ़ेंगे उपन्यास को तो आपको ऐसा महसूस होगा, मैंने पढ़ा है, और आप जब उपन्यास पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला या तीसरा अध्याय ही, तीसरा पेज जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक टीचर हैं, उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। उस टीचर और बच्चों का जो वार्तालाप है, आप उसे जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने टीवी में मूवी चल रहा है। इतने अच्छे से और इतने नाटकीय व्यंग्य बोलकर पढ़ाया जा रहा है और चर्चा हो रही है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। पढ़िएगा, मैं लिंक दूंगा, काफ़ी अच्छा उपन्यास, काफ़ी अच्छा है। चलिए इसी पॉइंट पर मैंने दो यहाँ लिखा है इसी उपन्यास के संबंधित, देखिए क्या है, उसे एक एक कर देख लेते हैं। उपन्यास राग दरबारी में शुरू से अंत तक संदेश से व्यंग की भरमार है, फिर भी यह व्यंग उपन्यास नहीं है। जब यह उपन्यास पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे इस उपन्यास में व्यंग जो है बहुत सारे बोले गए हैं, व्यंग की भरमार है। कुछ व्यंग मैंने लिखा है 4-5, आप उसे पढ़िएगा, मैं भी बताऊंगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा। और वैसा व्यंग है जो इनके द्वारा 1964 में लिखा गया था, लिखना शुरू किए थे, तो बोल सकते हैं कि 1964 में लिखा गया था, लेकिन आज के समाज में भी वह व्यंग सटीक बैठते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लेकिन इतने व्यंग होते हुए भी यह व्यंग उपन्यास नहीं है।
नेक्स्ट है, इस उपन्यास राग दरबारी का मुख्य केंद्र क्या है? तो शिवपालगंज एक गांव है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक गांव है। तो वो गांव कौन सा है? शिवपालगंज। हम लोगों ने मैरीगंज देखा था, मुख्य केंद्र में था मैला आंचल में। उसी तरह राग दरबारी में मुख्य केंद्र में कौन सा गांव है? तो शिवपालगंज है। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इससे, ठीक है, क्वेश्चन बनता है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि शिवपालगंज किस उपन्यास का मुख्य केंद्र है या गांव है। वहाँ पे 4 ऑप्शन हो सकता है, गोदान, मैला आंचल, राग दरबारी और कुछ और भी रहे, या इनमें से कोई न हो, इस तरह का रहे। तो आपका आंसर राग दरबारी होगा, इसे याद रखिएगा। राग दरबारी में किस गांव का जिक्र किया जा रहा है? तो शिवपालगंज का, याद रखिएगा इसे। चलिए नीचे, उपन्यास राग दरबारी से कुछ व्यंग जो आज के आधुनिक समाज में सटीक बैठते हैं। मैंने बोला था कि व्यंग की भरमार है और मैंने 2-4 व्यंग लिखे हैं, तो आप इसे देखिए। अभी मैं बता रहा हूँ, आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा क्या कहा जा रहा है। पहला देखिए, हृदय परिवर्तन के लिए रौब की जरूरत होती है और रौब के लिए अंग्रेजी की। आप ये महसूस करते होंगे, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर कुछ दोस्त या बात कर रहे हैं 2-4, और उसी बीच में कोई ऐसा दोस्त आ जाता है जो अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देता है, तो जो पहले से बात किए रहते हैं उनके मन में अगले के लिए एक तरह का हृदय परिवर्तन हो जाता है। सोचने लगते हैं कि वो कितना नॉलेजेबल है, और जो अंग्रेजी में बोलता है वो भी अपना सीना तान लेता है कि मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। तो देखिए ये बोला जा रहा है, और आज भी आप इसे महसूस करते होंगे इस तरह की बातें, कि हृदय परिवर्तन के लिए रौब की ज़रूरत होती है और रौब के लिए अंग्रेजी की। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप सब पे रौब जमा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यह देखिए, ये बहुत अच्छा है। स्टेशन वैगन से एक अफसरनुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर उतरे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आप देखते होंगे कुछ अधिकारी भी होते हैं, अफसर भी होते हैं, जिनका रहन सहन बड़ा ही साधारण होता है, और कुछ चपरासी ऐसे होते हैं उनका रहन सहन काफ़ी ऊपर का होता है, पूरा बन ठन कर चलते हैं। तो जब आप उस तरह देखें कि दो वैसे अधिकारी और चपरासी एक साथ चल रहे हैं, तभी ये बात की जा रही है। तो उपन्यास में एक समय आता है तो वहाँ पर इस तरह का बोला गया कि स्टेशन वैगन से एक अफसरनुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर उतरे। नेक्स्ट है, देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा तो घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं। यह कौन कह रहा है? तो उपन्यास में एक पात्र है, रंगनाथ नाम है। वह शहर में पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वह कुछ समय के लिए गांव आते हैं। गांव कहाँ आते हैं? तो शिवपालगंज आते हैं। शिवपाल में इनके मामा रहते हैं, तो मामा के पास ही आ रहे हैं। तो रास्ते में शिवपालगंज आने के वक्त इन्हें कोई गाड़ी नहीं मिलती है, सवारी नहीं मिलती है, तो एक ट्रक जा रहा रहता है, तो वहाँ पर वो उसका सहारा लेते हैं गांव पहुँचने के लिए। तो ड्राइवर उनसे पूछता है रंगनाथ से कि आप शहर में क्या कर रहे हैं? तो वो बताते हैं, तो उसे समझ में नहीं आता है, तो फिर से पूछता है। तब रंगनाथ बोल रहा है कि कहा तो घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं। गांव में अगर आप उस तरह का काम करेंगे तो लोग बोलेंगे कि घास खोद रहा है, कोई काम नहीं है। लेकिन अगर शहर में आप जाते हैं और फल पौधे कुछ करते हैं बगीचे में, तो कुछ लोग इसे रिसर्च भी कहते हैं। तो इस तरह की बात है। ये व्यंग्य है एक तरह से, जो सुनने में भी अच्छा लगेगा और आज के समाज के सामाजिक स्थिति में भी सटीक बैठता है। नेक्स्ट देखिए, ये तो आए दिन सुनते होंगे और महसूस भी होता होगा। गालियों का मौलिक महत्व आवाज़ की ऊंचाइयों में है। आवाज़ की ऊंचाइयों में है, ऐसा बोला जा रहा है, और यह सही भी है। अगर आप किसी को कुछ बुरा बोल रहे हैं तो अगर धीमे आवाज़ में अगले को बोलिए, कोई उसका मतलब यह नहीं होता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को चिल्ला कर अगर ज़ोर से बोलिए तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि गालियों का मौलिक महत्व आवाज़ की ऊंचाइयों में है। ज़ोर से बोला जाता है तभी उसका महत्व है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे आपके कॉलेज स्कूल के समय में काफ़ी देखने के लिए मिला होगा, सुनने के लिए मिला होगा। और मैं उस वक्त की नहीं बात करता हूँ, मैं आज के समय की भी बात करता हूँ। यूट्यूब चैनल पर भी
बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो सुनने में हो सकता है अच्छा ना लगता हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा वीडियो भी नहीं है, ऐसा हो सकता है मेरा भी वीडियो हो सकता है ऐसा हो कि कुछ लोगों को अच्छा ना लगता हो, तो वो भी ऐसा सोच सकते हैं। क्या है उसे देख लेते हैं। लेक्चर का मज़ा तो तब है, ये कॉलेज है उपन्यास में सिपालगंज में, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं और जो टीचर हैं उनके बीच का बात बोला जा रहा है। खन्ना एक टीचर है कि लेक्चर का मज़ा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे, जो स्टूडेंट है जब सुनने वाला भी समझे मैं बकवास कर रहा हूँ। स्टूडेंट यह समझ ले कि जो टीचर जो बोल रहा है वो बकवास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, और बोलने वाले भी समझे, यानी कि टीचर भी समझे, खुद समझे कि वह बकवास कर रहा है, बोलने वाले भी समझे मैं बकवास कर रहा हूँ। अगर दोनों को यह समझ में आ जाए कि दोनों बकवास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, सुनने वाला भी बस टाइम पास कर रहा है कि चलो बोल रहा है बोलने दो, और जो पढ़ा रहे हैं बोल रहे हैं वो भी जान गए हैं कि मैं बकवास कर रहा हूँ, और सामने वाला भी समझ गया है, तो ये जो लेक्चर होता है इसमें दोनों को आनंद आता है। ठीक है, दोनों कोई बोर नहीं होगा क्योंकि दोनों को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो उसी पे बोला जा रहा है लेक्चर का मज़ा तो तब है जब सुनने वाले भी समझें मैं बकवास कर रहा हूँ, और बोलने वाले भी समझें मैं बकवास कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा, ये मैंने 4-5 व्यंग लिखा था, तो व्यंग से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन बना कर देता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि आ, कहा तो घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं, में किस उपन्यास में इंगित है या किस उपन्यास से संबंधित है। 4 ऑप्शन रहेगा, राग दरबारी भी हो सकता है, तो राग दरबारी अगर है तो वो आपका आंसर होगा। तो इस तरह के बहुत सारे व्यंग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन बनता है। अभी मैंने आपके सामने 4-5 रखा है, जब आगे जब वीडियो में लाऊंगा वहाँ पर क्वेश्चन आंसर में बहुत सारे इस तरह के व्यंग हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो आपके सामने रखूंगा, उसे आप अच्छे से देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट में मैंने उपन्यास में बहुत सारे पात्र हैं, यहाँ मैंने कुछ मुख्य पात्र को लिया है जिसके बारे में मैं नाम बता देता हूँ, और एक दूसरे के बीच में क्या संबंध है एक दो के उसके बारे में भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला नाम है वैद्य जी, यह उपन्यास के मुख्य पात्र माने जा सकते हैं, मुख्य पात्र हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब पात्र परिचय लाऊंगा वहाँ पर अच्छे से बताऊंगा। पहला है वैद्य जी हैं, उसके बाद रूपन बाबू हैं, नेक्स्ट बद्री अग्रवाल हैं। रूपन बाबू और बद्री अग्रवाल कौन है, तो वैद्य जी के बेटे हैं, समझ गए। और नेक्स्ट है रंगनाथ, मैंने अभी बताया था कि शहर से गांव आते रहते हैं, जिन्होंने बोला कि कहा तो कि घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे रिसर्च करते हैं, तो ये वही है रंगनाथ। और ये रंगनाथ कौन है, तो वैद्य जी के रिलेटिव हैं, वैद्य जी मामा लगते हैं, भांजे हैं ये रंगनाथ वैद्य जी के। और इस तरह से देखेंगे तो ये मेरे भाई हो गए दोनों, रूपन बाबू और बद्री अग्रवाल रंगनाथ के। नेक्स्ट है छोटा पहलवान है, एक पात्र है, बद्री अग्रवाल पहलवानी कुश्ती करता है, सिखाता है, इसी का ये चेला है छोटा पहलवान। नेक्स्ट है प्रिंसिपल साहिब है, मतलब जेंट्स ही हैं, तो गांव में साहिब बोला जा रहा है, प्रिंसिपल साहिब, यह एक कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल हैं ये। फिर एक कैरेक्टर है रामधीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पात्र है यह उपन्यास में। फिर एक कैरेक्टर है पात्र है जोगनाथ। नेक्स्ट एक है सनीचर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है उपन्यास का। सनीचर कौन है, तो वैद्य जी का नौकर है, लेकिन ये नौकर उपन्यास के अंत में गांव का प्रधान भी बनता है। तो राजनीति गांव की कैसी होती है वो आप इस उपन्यास में देखेंगे कि एक नौकर गांव का प्रधान बन जाता है मालिक के रहते हुए में। और एक पात्र है लंगड़, ये इस उपन्यास का एक नागरिक है जो सरकारी तंत्र से पीड़ित है, इसे बहुत सरकारी ऑफिस में इसे तंग किया जा रहा है कुछ काम के लिए, तो ये भी महत्वपूर्ण पात्र है, आप इसे देखिएगा, बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है यह इम्पोर्टेंट है, उपन्यास राग दरबारी पर दूरदर्शन धारावाहिक भी प्रस्तुत किया गया, और वह कब किया गया है, तो 1986 में यह उपन्यास जो है उस पर धारावाहिक बन चुका है दूरदर्शन पर। मैंने इसे खोजने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि इस पर एक
धारावाहिक भी बन चुका है। तो इसे याद रखिएगा, ये कब बना था धारावाहिक? 1986 में। और नीचे का जो ये पॉइंट है, ये आज का लास्ट पॉइंट है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राग दरबारी जो उपन्यास है, इससे लेखक को शुक्ल जी को काफ़ी नाम मिला, प्रसिद्धि मिली, पुरस्कार भी मिला। लेकिन यह इस उपन्यास से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, देख लेते हैं क्यों नहीं खुश हैं। श्री लाल शुक्ल जी ने जिस तरह सरकारी नौकरी करते हुए राग दरबारी के माध्यम से सरकारी तंत्र और ग्रामीण भारत का जो स्वरूप सबको दिखाया, उसकी बराबरी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने सरकारी नौकरी रहते हुए में भी सरकारी तंत्र में जो कमियां हैं, गड़बड़ी है, और गाँव में रहते हुए गाँव की जनजीवन को देखते हुए उन्हें बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है, और इसकी बराबरी कोई और उपन्यास नहीं कर सकता। किंतु स्वयं श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी से खुश नहीं है, खुश न थे। और क्यों खुश नहीं है? उनका कहना था कि राग दरबारी ने उनकी अन्य रचनाओं को ऊपर आने नहीं दिया, जैसे मकान, विश्रामपुर का संत, राग विराग, अन्य अच्छी रचनाओं की चर्चा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई जितनी राग दरबारी की। उनका कहना है कि मैंने और भी रचनाएं लिखी जो बहुत ही अच्छी थी, जैसे मकान, विश्रामपुर का संत, राग विराग। ये राग विराग उनकी अंतिम उपन्यास है, अंतिम उपन्यास लिखा गया है, 10वां उपन्यास है। इसे याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि शुक्ल जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो राग विराग होगा। तो उनका कहना है कि ये जो उपन्यास लिखा गया वो भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इनकी जितनी चर्चा होनी चाहिए थी राग दरबार जो उपन्यास है उसके कारण नहीं हुई, तो इसलिए वह दुखी हैं। तो ये आज का लास्ट पॉइंट था दोस्तों। मैंने आज आपके सामने उपन्यास के लेखक श्री लाल शुक्ल और उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया और आपको महसूस हो रहा है कि यह आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है, तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड इसके जो पात्र हैं उनका परिचय आपके सामने रखूँगा, जिस तरह मैंने गोदान पात्र परिचय रखा, मैला आंचल पात्र परिचय रखा, ताकि इस तरह से मैं रखूँगा कि आप उपन्यास अगर ना भी पढ़ें तो आप उपन्यास के बारे में पूरा समझ जाएं पात्रों के जरिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।